खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। सिगरेट का धुआं मरगोलों की सूरत हवा में तहलील हो रहा था। वो कितनी देर से अपने अंदर लगी आग को सिगरेट के हर कश की सूरत बुझाने की कोशिश कर रही थी, मगर न जाने कैसी आग थी जो हर पल बढ़ती ही जा रही थी। इर्द गिर्द मौजूद क्लब का बेहंगम शोर गोया उसे सुनाई ही नहीं दे रहा था। एक कोने में अलग थलग टेबल पर मौजूद खामोशी से वो मुसलसल सिगरेट पे सिगरेट फूंक रही थी। बेटा, मुझे माफ कर दो, किसी की करलाती आवाज आज फिर उसे सुनाई दे रही थी। देखो, हम मिलजुल कर रह लेंगे। किसी को क्या मालूम होगा यहाँ ये सब चलता है। किसी के गलीज हाथों का लम्स फिर से उसका कंधा जला रहा था। शादी का लफ्ज तो हमारे रिश्ते में है ही नहीं। तुमने बहुत गलत समझा। तुम्हारी गलती थी। एक और आवाज ने पहली आवाजों को बड़ी बुरी तरह दबा दिया था और ये आवाज पिछली सब आवाजों पर भारी पड़ी थी। यकदम उसने उंगलियों में जलता सिगरेट सामने मौजूद एस्ट्रे में रखकर जोर से मसला, गोया सिगरेट नहीं अपने अंदर भड़कती आग को मसल रही हो। बस भी कर दो यार, चलो वहां फ्लोर पर चलते हैं। यकदम कोई आवाज उसे हाल में वापस ले आई। खाली खाली नजरें उठाकर उसने सामने खड़े जेम को देखा। तुम उस दिन किसी सिंगिंग कंपटीशन की बात कर रहे थे, एशिया का है शायद। जेम जो उससे बाजू से पकड़कर उठा रहा था उसकी बात पर लम्हा भर को थमा। मैं तो कब से तुम्हें कह रहा हूँ, अपनी इस पुरसोज आवाज को जाया मत करो। वो उसके करीब रखे स्टूल पर बुराजमान हुआ। हाँ, अब और कुछ जाया करने को बचा भी नहीं। उसके टूटे लहजे पर जेम ने उसे दुख भरी नजरों से देखा। पिछले 2 साल से वो उसके साथ फ्लैट शेयर कर रही थी। उसकी बेहतरीन दोस्त थी जिसे दोस्ती से बढ़कर उसने कभी कोई और रिश्ता इस्तवार नहीं किया था। ना ही उसे ऐसी ख्वाहिश थी, कल चलो ऑडिशन के लिए। उसकी बात पर वो सर हिला कर रह गई। तुमने घर में बात की? आज बहुत दिनों बाद वो दोनों मिले थे। जब से यूनिवर्सिटी खत्म हुई थी वो रोजगार के चक्रों में मसरूफ था और रिश्ना अपनी जिंदगी में मसरूफ थी। तुम कब तक इस म्यूजिक के लिए खुद को खार करोगे? कोई जॉब ढूंढो। मैं ऐसे कैसे घर में बात करूं? एक मशहूर कैफे में दोनों आमने सामने बैठे थे। उसने चौंक कर रिश्ना का बेजार चेहरा देखा। तुम जानती हो ये मेरा जुनून है, मुझे इसी फील्ड में आगे बढ़ना है। मैंने कल एक कंपनी को अपनी चंद धुनें सुनाई हैं। उन्होंने मुझे 1-2 दिन तक बुलाया है। जैसे ही उन्हें मेरी धुनें पसंद आ गईं, मैं उनके साथ म्यूजिशियन के तौर पर काम शुरू कर दूंगा। उसकी बात पर रिश्ना का चेहरा तना। और कितना कमा लोगे? उसका तमस्खर उड़ाता लहजा उसे कितनी देर के लिए गुंग कर गया था। तुमने तो कहा था तुम हर अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ दोगी। उसे अपनी ही आवाज अजनबी लगी। हाँ, मगर अच्छा वक्त शुरू भी तो हो। तुम्हारा तो बुरा वक्त ही खत्म होने में नहीं आ रहा। रिश्ना के अल्फाज पर आज उसे यकीन नहीं आ रहा था। ये वही थी जिसके लिए वो सब कुछ था। क्या क्या वादे ना किए थे। कभी वो स्टेटस को बीच में नहीं लाई थी और आज वो सिर्फ स्टेटस की, उसकी जॉब की, उसकी गुर्बत की बात कर रही थी। आज वो और इनका रिश्ता कहीं नहीं था। देखो फासी, मुझे गलत मत समझना, मगर मेरे डैडी कभी तुम्हारे इस जुनून को नहीं समझेंगे। हाँ, कोई जॉब हो, कोई फ्यूचर हो, वो फिर राजी हो जाएंगे। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम कोई जॉब कर लो, साथ साथ म्यूजिक के लिए भी कोशिश जारी रखो। उसके टेबल पर धरे दाएं हाथ पर अपना नर्म हाथ रखते उसने रसान से कहा। आज उसके हाथ थामने पर उसे कुछ महसूस नहीं हुआ था। जज्बात में कहीं कोई हलचल नहीं मची थी। वो स्पॉट चेहरा लिए उसकी जानिब जांचती नजरों से देख रहा था। मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए। सूरत से उसके हाथ के नीचे से अपना हाथ खींचा। आज उसे अपने रिश्ते की नौयत समझ आ गई थी। हकीकत तल्ख क्यों होती है, आज उसे ये भी समझ आ गया था। वो अब तक सिर्फ एक सुराग के पीछे भाग रहा था। आज उसकी आंखें खुल गई थीं। वो भी वैसी ही आम सतही लड़की थी जैसी उसके इर्द गिर्द और बहुत सी थीं, उसकी वजाहत से मोहब्बत करने वाली। मगर जहां साथ निभाने का वक्त आया, सब मोहब्बत झाग की तरह बैठ गई। उसकी गुर्बत आज उसे नजर आई थी। कल को उसकी कम मायगी भी नजर आती। फिर उसकी 2 बहनें भी नजर आती जिनकी शादी अभी उसके जिम्मे थी। फिर उसकी माँ भी उसे खटकती। बेहतर था अभी वो 2 कदम पीछे हटा लेता। मेरी बात सुनो फाजी, मैं हर हाल में तुम्हारा साथ निभाऊंगी। बस तुम कोई नौकरी कर लो। कहते हो तो मैं अपने किसी कजन से बात करूं?
डैडी या भाई से कह नहीं सकती। कजन के और मेरे दरमियान राज रहेगा। तुम्हें वो कहीं जॉब पे लगवा देंगे तो मैं भी डैडी से बात कर सकूंगी, वरना क्या कहोगी कि जिससे शादी करना चाहती हूँ वो बस धुने बनाता है और उसी को वो कैरियर बनाना चाहता है। वो उसके पीछे पीछे आती मुसलसल बोल रही थी। वो खामोश था। अभी उसके पास अल्फाज खत्म हो चुके थे। अभी मोहब्बत का जख्म ताजा था। अभी वो उसे सी नहीं सकता था। अभी वो सिर्फ खून रसने दे रहा था। अभी फाया रखने का वक्त नहीं था। वो जख्म पर मरहम नहीं रखना चाहता था ताकि वो खुद बहते बहते खुश होकर किरण बन जाए और हमेशा उसे याद दिलाए कि मोहब्बत आसान नहीं होती। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? उसकी मुसलसल चुप पर आखिर वो उसका बाजू थामकर उसे रोक गई। कुछ बातों का जवाब खामोशी होती है। उसका हाथ हौले से अपने हाथ से हटाकर वो अपनी पुरानी बाइक की जानिब बढ़ा जो रिश्ना की चमचमाती पजेरो के करीब खड़ी थी। एक सर्द नजर उसने साथ खड़ी पजेरो पर डाली, मगर रिश्ना की जानिब देखने की गलती नहीं की। नजर वापस फेरकर बाइक को किक लगाकर बाहर निकालते वो जिस खामोशी से वहां से उठा था उसी खामोशी से वहां से निकल गया। तुम्हारी मम्मी चाहती हैं कि तुम अब उनके पास चली जाओ। वो स्कूल का होमवर्क कर रही थी जिस वक्त रिमशा उसके कमरे में आई। क्या सच? वो जो उसके करीब बेड पर बैठी उसे इतला दे रही थीं, उसके खुशी से जगमगाते चेहरे की जानिब देखने लगी। 2 साल की थी वो जब से उन्होंने उसे पाला था। उसके लिए रातें जागी, क्या क्या नाज उठाए उसके, मगर सगी माँ ही होती है। चाहे वो अपनी खुशी के लिए अपनी बेटी की परवाह किए बगैर शादी करके अपनी अलग दुनिया बसाकर बैठ गई थी। कभी पलटकर बेटी का ना पूछा। अभी चंद माह पहले माँ की वफात पर पाकिस्तान आई, वहीं मायशा को देखा। बस तब से बेटी की मोहब्बत में उससे राब्ता रखना शुरू कर दिया, मगर रिमशा को ये बात खटक रही थी और वही हुआ। 6 माह बाद उन्होंने उसे अपने पास बुलाने का इंदिया दे दिया। वो माँ थी, रिमशा उसे रोकने का हक नहीं रखती थी। क्या कहती, भाई ने कौन सा बेटी का एहसास किया था? वो भी अपनी दुनिया अलग बनाए उसे पूछता तक न था। दोनों के बाहमी झगड़ों और नाकाम अज़दवाजी जिंदगी ने बेटी पर क्या असर किया था, दोनों से अनजान थे। वो जितनी भी मोहब्बत दे लेती, माँ बाप का खला उसकी जिंदगी में पुर नहीं कर सकती थी। कब पुप्पो, मैं कब जाऊंगी? वो भी जैसे उसी इंतजार में बैठी थी। खुशी से उनसे लिपट गई। बस वो तुम्हारी मर्जी जानना चाहती थी। अब तुम राजी हो तो जल्द ही तुम उनके पास होगी। उन्होंने प्यार से उसके चेहरे से बाल हटाए। अभी नवीं क्लास में वो आई ही थी, मासूम सी, प्यारी सी, उन्हें अपनी औलाद की तरह अजीज थी। उनके शौहर ने भी उनका बहुत साथ दिया था। शादी के बाद वो उसे भी अपने साथ ही ले आई थी। दुदयाल में कोई और उसे रखने को तैयार न था। उनके शौहर को कोई एतराज न था। राहील भी उसे अपनी बेटियों की तरह मोहब्बत करते थे और फिर चंद महीनों में उसके अमेरिका जाने के तमाम इंतजामात हो गए। वो उदास भी थी। माओ जैसी पुप्पो को छोड़कर जाना आसान नहीं भी था, मगर वो अपने माँ बाप में से किसी भी एक के साथ जाने के लिए किसी भी तौर पर जाने को तैयार थी। उसे माँ बाप चाहिए थे अपने, चाहे उसे कुछ भी छोड़ना पड़ता। आज माँ मिल रही थी, क्या पता कभी बाप को भी वो याद आ जाती। आंखों में ढेरों ख्वाब सजाए वो प्लेन में बैठी हमेशा के लिए पाकिस्तान को खैर बात कह चुकी थी। कैसे हो यार, इतने अरसे बाद मुलाकात हुई। जैक बेहद खुशदिली से मिला। फाइन, पाकिस्तान कब आ रहे हो? वो तीनों इस वक्त जज की नशिस्तों पर बैठे थे। जानीता से तो वो पहले ही दिन मिल चुका था, मगर जैक से बहुत वक्त बाद मुलाकात हुई थी। कुछ साल पहले दोनों ने हॉलीवुड की एक फिल्म का म्यूजिक इकट्ठे दिया था। तब से उनकी आपस में बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। फोन पे और व्हाट्सएप पे तो राब्ता रहता ही था, मगर मुलाकात हुए 4-5 साल गुजर चुके थे। बस यार, एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसके बाद पाकिस्तान का चक्कर लगाना है और तुम्हें मेजबानी के लिए तकलीफ दूंगा। वो खुशदिली से फरजाद से मुखातिब हुआ। माय प्लेजर यार, जब मर्जी आओ। मुझे एक सोलो प्रोजेक्ट करना है, एक एनिमेटेड मूवी है, बस उसी के लिए एक अच्छी गुलकारा चाहिए। अगर इसी प्लेटफॉर्म से मिल जाए तो क्या ही बात है। वो तीनों इस वक्त एशियन बेस्ट वॉइस के कंपटीशन में जज के प्राइज से सर अंजाम दे रहे थे। किसी एक को तो इस प्रोग्राम का बेहतरीन गुलकार चुनना ही था। साथ साथ ऐसे म्यूजिशियंस अपने लिए भी यहाँ पे मौजूद आवाजों को चुन लेते थे, फिर उनके साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स
करते थे। वो तीनों 2 बार इसी शो पर जज के फराइज सर अंजाम दे चुके थे, अब तीसरी बार इकट्ठे थे। फरजाद ने 2 बार किसी और म्यूजिशियन के साथ मेजबानी की थी। जानीता बेहतरीन सिंगर थी और जैक सिंगर और म्यूजिशियन था, जबकि फरजाद म्यूजिक डायरेक्टर था। चंद सालों से वो पाकिस्तान के म्यूजिक डायरेक्टर्स में सरे फहरिस्त था। अपने मुल्क के अलावा बाहर के ममालिक के साथ भी उसने बहुत से प्रोजेक्ट्स किए थे। हमारे मुल्क का आप कब चक्कर लगा रहे हैं? जानीता ना सिर्फ उसकी पर्सनालिटी बल्कि उसके म्यूजिक की दीवानी थी। जब भी मौका मिला वो मुस्कुरा कर बोला। उसी लम्हे डायरेक्टर ने पहले कंटेस्टेंट को अंदर दाखिल होने का अंदिया दिया। वो तीनों उसकी जानिब मतवज्जा हो चुके थे। मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी? वो जेम के हमरा बाहर खड़ी लंबी कितार को देख रही थी। उसका नंबर 144 था। तुम तो हमेशा खुद पर यकीन रखती हो। जेम ने मुस्कुराकर उसका हौसला बढ़ाया। किस्मत पर यकीन नहीं, जो सोचती हूँ उसके उलट ही होता है, वो यासियत भरे लहजे में बोली। मुझे उम्मीद है तुम विन ना भी की तो कम से कम जजेस की नजर में आ जाओगी। और मैंने सुना है बहुत सी आवाजों को इस प्लेटफॉर्म पर रिजेक्ट भी कर दें, तब भी ये अच्छी आवाजों को पॉलिश करते हैं। यहाँ इनके सामने आना ही समझो किस्मत बदलने के मुतरादिफ है। वो उसके कंधे पर बाजू रखे उसे समझा रहा था। ईशी, तुम बस कॉन्फिडेंट रहो। वो उसकी घबराहट कम करने में किसी हद तक कामयाब रहा था। उसने सर हिलाया, फिर इन कंटेस्टेंट की जानिब मतवज्जा हुई जो बारी बारी अंदर जाते और बाहर आ रहे थे। कोई खुशी से रोता आता और कोई उदास, न जाने उसके साथ क्या होने वाला था। तुम इतनी देर प्रैक्टिस करो। जेम ने उसका ध्यान हटाया। वो बारी बारी मोबाइल से अपने पसंदीदा गाने निकालकर गुनगुनाने लगी। इसी असना में कैमरा उसके करीब आया। आप भी इस कंपटीशन के लिए आई हैं? शॉर्ट स्कर्ट और ब्लैक जैकेट पहने किसी न्यूज चैनल की रिपोर्टर उसके करीब आई। शिस्ता अंग्रेजी में बोली। जी। उसने सिर्फ एक लफ्ज कहने पर इक्तफा किया। आप कैसा महसूस कर रही हैं इस कंपटीशन के लिए? वो फिर से कैमरे की जानिब देखते सवाल कर रही थी। माइक उसके मुंह के करीब किया। आगे जाने का चांस मिल गया तो ठीक है, वरना क्या कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। वो लापरवाही से बोलती एक जानिब हो गई। वो ऐसी ही थी, आदम बेजार।